कल वाली कहानी आगे बढ़ेगी। हाँ भाई, और क्या किए थे? यहाँ पर विलियन था, किसका था बाबू? ये ZnSO4 का। और ये छड़ किसका था? Zn का। ये सॉरी, ये माइनस था, ये माइनस था और ये था एनोड। यहाँ जाइए, ये कॉपर है, सही है ना, और ये प्लस है, नाम है इसका कैथोड। और साथ ही विद्युत अपघट्य के रूप में हम किसका इस्तेमाल किए यहाँ पे? विलियन CuSO4 का। तब ना यहाँ पर कल Cu2+ और SO4 2- मिल रहा था। क्या क्या बात, हाँ एक और चीज़ है। और उसके बाद हम इसको किससे ऐड जोड़ दिए हैं? वायर से। और जोड़ने के बाद साथ में क्या लगा दिए? गैल्वेनोमीटर। एक काम तो ये है। अब जैसे ही यहाँ जैसे ही, क्योंकि जस्ते का छड़ है, और कल हम लोग यहाँ पे लोन वाला एक कॉन्सेप्ट देखा था, तो यहाँ पे जस्ता जो होगा वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने का गुण रख रहा है। वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जैसे ही त्याग करेगा तो इसके ऊपर कौन बन जाएगा? माइनस हो जाएगा। इस वजह से एनोड माइनस है। समझ में आ रहा है बात? इस वजह से एनोड माइनस है। जितनी बार माइनस उतना Zn2+, क्योंकि हर बार वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, हर बार वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ, वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, यहाँ आएगा। जब यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन आकर के पहुँचेगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस की ओर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है ना बाबू? इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब ऐसे जाएगा तो विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के विपरीत होती है, ध्यान से। तो अब ये विपरीत होगी, उल्टी, तो दिखलाना पड़ेगा ना किधर से आया, तो इधर से आया। यही है परिपथ को पूरा होना, कि जो यहाँ बना वो कैसे आएगा बाहर? ऐसे छलांग लगाएगा। उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु, ये है ना बाबू, जो कल हम लोग बात भी कर रहे थे। इसी में वो जो जेल भरा गया था जिसका नाम था अगर अगर जेल, और इसके नली में भर दिया गया था KCl, K+ एंड Cl-। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब ज़्यादा Zn2+ बनता चला जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा त्याग होगा, संख्या इनकी बढ़ जाएगी। जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो यहाँ से ये आएगा विलियन को क्या करने के लिए? साम्य बनाने, उदासीन करने के लिए। तब हो जाएगा Zn2+ एंड प्लस Cl-, और क्या बनाएगा ये? ZnCl2। क्लियर है बात? बस विलियन जैसे ही ZnCl2 बन जाएगा, वो एक ठोस के रूप में जमा हो जाएगा, यानी यहाँ से ये गायब हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा होगा? क्योंकि जब Zn2+ यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो फिर प्लस का अधिकता होगा, और ज़्यादा प्लस होने से प्रतिकर्षण शुरू होगा और ज़्यादा प्लस आने नहीं देगा। और जब वो प्लस को आने से बाधित करेगा दूसरा वाला Zn2+, तो फिर माइनस भी बनना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी बनना बंद। इलेक्ट्रॉन बनना बंद तो ट्रैवल भी बंद, यानी कि बाधित, सब बाधित, पूरा क्रियाक्रम ठप। समझ में आया बात यहाँ तक? और उसके बाद हम लोग बात किए थे इस तरफ का, कि यहाँ पर जो Cu2+ है, क्योंकि यहाँ तो कॉपर का छड़ है, कॉपर एक धातु है, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं करेगा। आयन बनाया Cu2+, ये आयन गया इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए, रिसीव करेगा तो उदासीन होगा, क्योंकि वहाँ पे 2E- है, ये Cu2+ है, जाहिर सी बात है। उदासीन होगा तो उसको कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कहाँ पर आकर जम जाएगा? मौके नहीं मिलेगा उसको जाने का, ठोस के रूप में वो जमना शुरू करेगा। तो एक जाएगा तो एक जमेगा, और जमते जमते वो लेयर को मोटा करेगा। जब यहाँ Zn अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, Zn2+ बनेगा, तो ये भी तो धीरे धीरे क्या होगा? नष्ट होगा। जब छड़ नष्ट होगा तो छड़ धीरे धीरे गलेगा। ये गलने का सिंबल कर दिए थे हम, ऐसा तिरछा कर दिए थे। और अभी हम फोटो नहीं देखा है, अभी हमको वो भी देखना है कि आप किस तरह से बनाए हैं। मतलब बात माने हो कि नहीं माने हो, या अपने मन से, कई बार ऐसा होता है तो वो भी हो जाता है, अपने मन से किया जा रहा है, हम वो भी चेक करेंगे जाने से पहले। यहाँ तक बात हो गया था बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या क्या चीज़ था। इस तरफ का हम एक इक्वेशन लिखा था। क्या इक्वेशन लिखा था? कि जस्ते का छड़, ये सॉलिड है बाबू, लिखा था कल इक्वेशन। जस्ते का छड़ जो है वो किस में तब्दील हो रहा है? Zn2+ में, और ये 2+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, क्योंकि जस्ता का जो छड़ है वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तभी जाकर के वो 2+ आयन में तब्दील हुआ। और ये जो Zn2+ है वो अपने वैद्युत अपघट्य विलयन में मिल गया, घुल गया है, इसीलिए ये किसके रूप में बदल जाएगा? एक्वस के फॉर्म में। मतलब रूप में बदल नहीं रहा है, एक्वस में है, विलयन में है।
ये इस तरह का इक्वेशन है। इसके इक्वेशन को हम क्या बताया था कि यहाँ पर रिसीवर कौन है, Cu2+, तो Cu2+ जाता है, किसको रिसीव करता है, 2E- को क्या बना लेता है, Cu। Cu2+ कहाँ है, विलियन में, एक्वस, सही है ना, और क्या बन गया, सॉलिड, तभी तो यहाँ आकर जम गया। ये जो इक्वेशन आप यहाँ पर देख रहे हो, आधा इधर आधा इधर, इसको, इस इक्वेशन को बोला जाता है अर्ध सेल समीकरण। देखो ये चीज़ कल डिस्कस नहीं किए तो आज डिस्कस करेंगे, है ना। अब एक ही दिन में कल लिखते तो ज़्यादा लंबा चला गया, तो अब थोड़ा सा रोक रोक के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या बोल रहे हैं बाबू, अर्ध सेल। क्यों, क्योंकि ये उस तरफ हो रहा है जिधर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, सही बोल रहे हैं क्या। और इस तरफ जो अपचयन हो रहा है ना बाबू, इस तरफ भी हो रहा है अभिक्रिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अर्ध सेल रिएक्शन यानी अभिक्रिया। गलत बोल रहे हैं, आधा इधर है आधा इधर है, तभी तो कल हम लोग ये काम किए थे। इसको बोले थे इक्वेशन 1, इसको बोले थे इक्वेशन 2, और दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन किया था, Zn एरो Zn2 प्लस 2E-, और दूसरा वाला क्या है बाबू, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu, और दोनों इक्वेशन को, पहला इक्वेशन दूसरा, यानी दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाओं को जब हम एक साथ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक पूरा का पूरा सेल का रिएक्शन बनेगा, जिसको हम बोलते हैं सेल का समीकरण। पूरा सेल का समीकरण देखो क्या मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन LHS, 2 इलेक्ट्रॉन RHS कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा, देखिए LHS में Zn प्लस Cu2 प्लस एरो, इधर क्या बचा, Zn2 प्लस Cu। Zn क्या है, सॉलिड स्टेट, Cu2 प्लस क्या है, एक्वस, Zn2 प्लस क्या है, यहाँ घुला हुआ है, इसका मतलब है एक्वस है, और Cu क्या है, ऊपर जाकर जम गया तो सॉलिड है। क्या हम इसको बोले थे, सेल का समीकरण, सही है ना। एक चीज़ और था, वो क्या था, सेल का निरूपण, सेल का निरूपण, ये भी तो टॉपिक किए थे। सेल निरूपण क्या था, एक तरफ हम लिखा था यहाँ पर एनोड, एक तरफ हम लिखा था एनोड, और इस तरफ लिखा था कैथोड, सही है ना बाबू, एनोड लिखा था, कैथोड लिखा था। उसके बाद एनोड पर होने वाला रिएक्शन लिखा था कि Zn जो है वो किस में तब्दील हो गया, Zn2+ में। अब 2+ में तब्दील हुआ, जाहिर सी बात है वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, और कैथोड जो था वो पहले से Cu2+ है यहाँ पर, अब वो बदल गया किस में, कॉपर में, तो वो बदल गया कॉपर में। और इन दोनों एनोड और कैथोड के बीच में एक है लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज, यही सॉल्ट ब्रिज, सही बोल रहे हैं क्या, सेल निरूपण भी हो गया। तकलीफ, इतना सा काम आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। अब क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा बात तो बढ़ेगा ना, अब क्या वही करते रहेंगे, खाली डेनियल से रहेंगे। अब देखिए क्या हुआ, क्योंकि हम सॉल्ट ब्रिज से भी इसको जोड़ दिए हैं, तो सॉल्ट ब्रिज से जब हम इसको जोड़ें तो अब यहाँ पर धारा प्रवाहित, विद्युत धारा शुरू हो गया ना। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा, इसका मतलब है विभव का भी निर्माण होगा। विभव नहीं होगा, देखो ध्यान समझना, विभव होगा तब जाकर के विभवांतर का कॉन्सेप्ट आएगा, और अगर विभवांतर होगा यानी विभवों में अंतर होगा तभी धारा प्रवाहित हो सकती है, अन्यथा नहीं। ये बिल्कुल वैसा है कि एक टंकी तुम्हारे घर में यहाँ पे लगा हुआ है, एक टंकी यहाँ लगा हुआ है। अब पानी का जो है ये इस तरह से सिस्टम कि यहाँ से आएगा पानी का फ्लो इसके पास आएगा, और ये पानी का फ्लो कब तक इसके पास होगा, दोनों के लेयर बराबर ना हो जाए। अगर लेयर आगे पीछे हुआ तब तक तो प्रवाहित होगा, बराबर हो गया प्रवाहित बंद, यानी विभव दोनों का क्या हो गया, बराबर। तो विभव कैसा होना चाहिए, अंतर, अलग अलग विभव भी होना चाहिए। अब देखो ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड बोलेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रोड को हम लोग 2 भाग में एनोड और कैथोड बोल रहे हैं। तो ऐसा देखा जाए तो हम इसको इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, हम इसको जिंक का इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, इसको हम कॉपर का इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के विलयन में, कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के विलयन में। इस इलेक्ट्रोड को ये विलयन कितना आज़ादी दे रहा है, किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉन के त्याग करने के लिए। ध्यान से, इस इलेक्ट्रोड को, जो भी इलेक्ट्रोड है, कौन है ये, एनोड है। एनोड को, अब देखो एनोड बोलेंगे तो हो सकता है तुम्हारा दिमाग एग्जॉस्ट करे, आराम से समझो। इस इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड को, इस क्यों बोलेंगे, जिस इलेक्ट्रोड को उसका विलयन, जिस विलयन में वो डूबा हुआ होता है, यानी धातु का विलयन कह सकते हैं क्या, जिस इलेक्ट्रोड को उस धातु का विलयन जितना ज़्यादा अनुमति दे रहा हो, क्या चीज़ करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के त्याग के लिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने मतलब ऑक्सीकरण कराने की अनुमति, जाओ तुमको है अनुमति, त्याग करो तुम इलेक्ट्रॉन का, ये परमिशन कौन दिया,
अगर यहाँ विलियन नहीं, ध्यान से खाली सोचना है ना तो मामला सब क्लियर हो जाएगा। Zn2+ इसके पास आया है, विलियन में आकर रखाया है। अगर विलियन नहीं होता, ये विलियन होता ही नहीं, क्या वो कॉन्सेप्ट काम कर रहा होता? जस्ता का छड़ ऐसे रख दो तो अपने अपने सब काम होता रहेगा क्या? ये पूरा का पूरा बात ही किस लिए उठा था? अगर याद करो, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो केमिकल रिएक्शन पहले हर हाल में होना है। तो केमिकल रिएक्शन तब होगा जब आपके पास रसायन होगा। रसायन कौन था? जिंक सल्फेट। तो ये जो विलियन है धातु का, जस्ता एक धातु है ना, धातु का ये जो विलियन है वो इस इलेक्ट्रोड को अनुमति दे रहा है कि जाओ जाकर इलेक्ट्रॉन का त्याग करो। कितना त्याग करना है वो पूरा परमिशन देने वाला विलियन खुद है। समझ में आ रहा है बात? तो जितना देगा परमिशन कि जाओ जाकर तुम इलेक्ट्रॉन का त्याग करो, जी भर के करो, क्योंकि ये त्याग करने का परमिशन क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। सही है ना? तो तब जाकर के त्याग करना मतलब आयन का बनना, यानी विभव आना। तो इस तरह का विभव जो ऑक्सीकरण के कारण आ रहा है, इस विभव को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण विभव। अच्छा, तो बहुत भारी बात बता दिया गया नहीं? धातु का विलयन, उस धातु के इलेक्ट्रोड को, जिस धातु का विलयन है जिंक सल्फेट का, उसी धातु का इलेक्ट्रोड है। धातु का विलयन उसी धातु के इलेक्ट्रोड को अनुमति दे रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का उसको क्या करना है? त्याग करना है। सही है ना? कितना त्याग करना है वही अनुमति देगा। सही है क्या? अगर वो ऐसा अनुमति दे रहा है, इसका मतलब है कि विभव की तैयारी हो रही है, विभव बन रहा है। और वही विभव किस नाम से जाना जाएगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों कहा गया? इलेक्ट्रॉनों का त्याग के कारण। इधर देख लो, धातु का छड़ है, धातु का विलयन है। धातु का विलयन उसी धातु का छड़ यानी इलेक्ट्रोड, जिसको अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? कैथोड। तो इलेक्ट्रोड वर्ड ही हम सीधे बोल रहे हैं। धातु का विलयन इलेक्ट्रोड को अगर ये अनुमति दे रहा है कि वो कितना ज़्यादा ग्रहण कर सकता है इलेक्ट्रॉनों को, वो कहलाएगा अपचयन विभव। है ना? ग्रहण करना क्या है? अपचयन ना, वो कहलाएगा अपचयन विभव। अब बोलो, कल वाला टॉपिक से ये जुड़ा हुआ है या नहीं? हाँ, कल हम लोग यही बात तो कर ही रहे थे, इलेक्ट्रॉन का त्याग 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 त्याग। उस त्याग करने का जो गुण है, फिजिक्स में कोई ना कोई तो भौतिक राशि होना चाहिए ना, कि इलेक्ट्रॉन कितना त्याग कर रहा है। तो वो डिपेंड करेगा किस पर? किससे मापेंगे? बल कितना लग रहा है? न्यूटन पर। बोल रहे हैं ना? तो कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है? ऑक्सीकरण विभव। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है? अपचयन विभव। कोई ना कोई भौतिक राशि अवश्य होती है। ये वही भौतिक राशि। केमिस्ट्री कौन आ रहा है यहाँ पर? फिजिक्स। देखो, विभव विभवांतर केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना होता है। हम शुरुआत में बोले थे ना, सब मिलेगा, मिल रहा है ना सब। अब देखो, विभव विभवांतर आ रहा है कहाँ? केमिस्ट्री में। हाँ, जाहिर सी बात है, यही तो दोस्ती करवा दिया। क्या? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। समझ जाइए, तैयारी कर लीजिए कि आप केमिस्ट्री में फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। बाद में शहबाज बोलेगा ये क्या हो रहा है, बहन कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहन क्या हो रहा है? आ रहा है बात समझ में? अगर हम अब प्रश्न देंगे ऑक्सीकरण विभव किसे कहते हैं, जवाब क्या होगा? किसी धातु का विलयन उस धातु के इलेक्ट्रोड को कितनी अनुमति देता है कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सके। ऑक्सीकरण आएगा तो त्याग बोलना है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सके। कितने इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग करेगा, उसको मापने के लिए कोई ना कोई भौतिक राशि होनी चाहिए। उस भौतिक राशि को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण विभव। मतलब ऑक्सीकरण विभव कुछ नहीं है, ये बस ये नापने का पैमाना है। ये काउंट करता है, नापता है। किस चीज़ को मापता है? कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है। क्लियर? अपचयन विभव भी कुछ नहीं होता, ये भी मापता है कि ये कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। बस, तकलीफ नहीं ना? खत्म हो गया मामला। ऑक्सीकरण विभव इलेक्ट्रोड पर हो रहा होता है तो ई लिखते हैं इलेक्ट्रोड के लिए, और ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, कल भी बात कर रहे थे, तो इसको OX लिखते हैं। ई ऑक्स से सूचित कर दिया, तकलीफ नहीं। अपचयन विभव ये किस पर देखने के लिए मिलेगा? इलेक्ट्रोड पर ही। तो सबसे पहले तो इसको ई से सूचित करेंगे, और अपचयन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो RED रिडक्शन। इसको ई रेड से सूचित कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है बात? ई ऑक्स और वो ई रेड। तकलीफ है? कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों बात लिख लिया जाए पहले, फिर बात करेंगे आगे, है ना? प्रश्न लिखिएगा। रुक जाओ बाबू, फोटो में पहले तो ये काम, फोटो बनाए हो ना, पेंसिल से इस बात को पहले ऐसे करके ये वाला दोनों बात लिखो उस तस्वीर में जो हम बोले थे आपको बनाने के लिए। पहले तो ये करो, सबसे पहला देखते हैं फोटो, देखते हैं। पहले ये काम करो पेंसिल से बाबू, ये वाला काम कीजिए। ये सब तो बता दिए थे ना कल? ठीक 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 है, हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बाबू। ये काम कर लें पहले, ये वाला अर्ध सेल अभिक्रिया।
स्टेशन। आदमी तो वायर लगा करके ट्रांसफार्मर बन जाता है आदमी, नहीं पूरा इतना तार वार इतना लगाया हुआ। ऑक्सीकरण विभव ई ऑक्स, सही है ना। चलो पता करते हैं। तो इस तरफ के लिए बाबू, इस तरफ के लिए डैनियल सेल में जस्ते का क्षण किस प्रकार का विभव दिखला रहा है? ऑक्सीकरण विभव या अपचयन? तो ऑक्सीकरण विभव। क्यों दिखला रहा है सर? क्योंकि जस्ता कॉपर से ज़्यादा भी क्रियाशील है और ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा होता है, इसलिए। सही है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बाबू, एक मिनट देख लो इसको। यहाँ पर ये रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन का हम जनरल फॉर्म लिखना चाहते हैं। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, जनरल फॉर्म इसमें लिखना होता है, सामान्य रूप जहाँ पर सेट कर जाए। मान लेते हैं यहाँ पर ना जस्ता और कॉपर है, कल को यहाँ पर कोई भी दो अन्य धातु हो जाएंगे, सही है ना। तो उसके लिए क्या तुमको फिर से इक्वेशन रटना पड़ेगा? नहीं। देखो ये इक्वेशन कैसे बना है, कोई भी धातु रटने के लिए किताब में सीधे रटना नहीं पड़ेगा। देखो समझ लो इसको। मान लेते हैं ये कोई धातु है और इस धातु को कोई नाम दे दो, नाम की जगह पर मान लेते हैं वो हो गया N। ये कोई धातु है, जिंक को समझो कि N है कैपिटल में, ठीक है। वो बना, क्या बना? कितने इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग किया? 2 इलेक्ट्रॉनों का। तो N इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग कर दिया। भाई ज़रूरी नहीं है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, 10 इलेक्ट्रॉन का भी मान लेते हैं, करेगा नहीं, मान लेते हैं, कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन का भी त्याग कर सकता है। तो N को क्या रिप्रेजेंट, स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट कर दिया? संख्या को। समझ में आया? अब देखो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस धातु के ऊपर उतना ही प्लस बनेगा। तो इसका मतलब धातु कौन है? कैपिटल N। तो कैपिटल N पर स्मॉल n प्लस बन जाएगा। दिस इज द जनरल इक्वेशन। किताब में डायरेक्ट ऐसा लिखता है और हम कंफ्यूज, उसको रटाना पड़ेगा, नहीं रट सकते। अगर Zn एरो Zn2 प्लस 2e माइनस, ये समझ में आया है ना। तो हम क्या किया, Zn को n, तुम उसको p से मान लो। चलो ये p हो गया एरो। सबसे पहले क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। कितने इलेक्ट्रॉनों का? n इलेक्ट्रॉनों का। जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा इसके ऊपर उतना ही आवेश बनेगा। जनरल इक्वेशन बन गया इसका। इधर क्या बनेगा इसका जनरल, इसका P, इसको P मान ले तो ये P हो गया, सही है ना। 2 प्लस N प्लस, ये N कहाँ से आया बाबू? जितना इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करने के बाद P बन जाएगा। लीजिए जनरल इक्वेशन, नहीं सामान्य रूप है। तो अभी जो हम लोग लिखा ऑक्सीकरण विभव, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ये अनुमति मिल रही है कि वो इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सकेगा, त्याग कर सकेगा, वहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई ऑक्स से। और यहाँ पर का इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये है। तो नीचे लिख लो सामान्य रूप किसका, ये वाला इक्वेशन पहले लिखो, ये वाला समीकरण लिखो ऑक्सीकरण विभव के पास नीचे में, और जस्ट उसके नीचे इसका सामान्य रूप भी लिख लो, सामान्य रूप वो भी लिख लो। जहाँ पर ऑक्सीकरण विभव लिखाए हैं अभी जस्ट उसी के पास लिखना है। हाँ, जहाँ पर हम ऑक्सीकरण विभव लिखाए ना, उसी ऑक्सीकरण विभव में ये वाला इक्वेशन लिखिए और उसके नीचे ये जनरल फॉर्म बनाइए उसका, है ना। तकलीफ हो गया? सिर्फ ऑक्सीकरण के लिए, सिर्फ इसका, ठीक है। अब हम लिखवाने वाले हैं किसका, अपचयन विभव। किसे कहेंगे अपचयन विभव? धातु का विलयन है, उसमें इलेक्ट्रोड गिरा हुआ है और वो अनुमति दे रहा है कि आप कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉनों को वो ग्रहण करता है, इसको किस में मापेंगे, जिसमें व्यक्त करेंगे जिस भौतिक राशि से, उस भौतिक राशि को हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन विभव बोलेंगे। यही बात हम लिखवाने वाले हैं, नोट करोगे, ठीक है। इन सब के परे डैनियल सेल में जिंक की छड़ ऑक्सीकरण विभव तथा कॉपर की छड़ अपचयन विभव को प्रदर्शित करती है। हो गया। देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव भी हो गया, टॉपिक हम लोगों का आज क्लोज। अपचयन विभव भी हो गया,
और ये विभव किसके वजह से हुआ? इस सांद्रता के कारण हो रहा है। सही है ना? जिंक सल्फेट, विलयन किसका है बाबू? जिंक सल्फेट का। अब क्योंकि है तो ये लिक्विड, सही है ना? अब है ये पानी, तो क्या इस पर ताप का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा? ऑब्वियसली दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अब ताप का प्रभाव दिखेगा तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि कभी ऐसा होगा कि सांद्रता घट भी जाएगा और बढ़ भी जाएगा, मतलब मोलरता हो गया ना इसके लिए। मोलरता किसे कहते हैं? किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। सही है ना? तो अगर हम विलयन का अगर इसमें ऊष्मा देंगे तो विलयन का आयतन बढ़ेगा या घटेगा? तो घटता चला जाएगा आयतन। तो आयतन के घटने से लीटर घटेगा, लीटर में होगा बदलाव, तो यानी कि मोलरता में भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू, ध्यान से समझना, कि हमको यहाँ पर जो ऑक्सीकरण विभव मिलेगा वो वैल्यू ऐसा होगा जो 5 घंटा के बाद बदल भी सकता है। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 5 घंटा के बाद अधिक ऊष्मा दे दिया गया होगा इस विलयन को, तो मामला बदल सकता है। भाई आयतन घट जाएगा ना, तो वैल्यू भी तो घटेगा। समझ में आ रही है ये बात? तो इस तरह से चीज़ों को नहीं पढ़ते। साइंस में हर चीज़ को हम लोग थोड़ा सा फिक्स करके पढ़ते हैं, और जब चीज़ों को फिक्स किया जाता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है, मानक फॉर्म बोला जाता है। सही? तो हम लोगों को जो ये जो ऑक्सीकरण विभव पढ़ रहे हैं, हम लोगों को इसको मानक ऑक्सीकरण विभव पढ़ना चाहिए। हम लोग जो अपचयन विभव पढ़ रहे हैं, हम लोग को ये मानक अपचयन विभव पढ़ना होगा। अब मानक क्या है? देखो, एक्चुअल में ये तो बाद में बात आया था। हम लोग तो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोड विभव, कि धातु का जो छड़ है और जो विलयन है उसके बीच में जो विभव उत्पन्न हुआ है उसको इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो डील हो जाएगा ना। धात्वी छड़ जिसको हम इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं और धातु का जो विलयन है, इन दोनों के बीच जो विभव उत्पन्न हो रहा है उस विभव को क्या कहा जा रहा है? उसी को बोल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर वो विभव देने से उत्पन्न हो रहा है तो ऑक्सीकरण, और अगर ग्रहण करने से हो रहा है तो अपचयन। समझ में आ रहा है बात यहाँ तक? ये देना और लेना इस बात पे डिपेंड करता है कि सांद्रता कैसी है। सही है ना? ये सांद्रता बदल भी सकती है, तो हम एक विशेष कंडीशन निकालेंगे और उसी कंडीशन पर हम बात करेंगे। इस पर यही परिभाषा का क्या बोलेंगे कि मान लेते हैं, देखो यहाँ से इस विलयन के लिए, यही इतना सा विलयन है, इस विलयन के हम मान लेंगे कि ताप जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। अब डिग्री सेल्सियस तो है नहीं हम लोग का, तो एसआई में क्या रखते हैं हम लोग? केल्विन रखते हैं। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 273.15 जोड़ देंगे। तो 273 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 98। तो हम इसको बोल सकते हैं बाबू कि 298 केल्विन का ताप रख दें। बाबू 0.15 नहीं ले रहे हैं उतना, लमसम लगभग हम 298 ले रहे हैं। सही है बात? कैसे जो बनाते हैं, डिग्री सेल्सियस को मालूम है ना, को केल्विन में बदलने के लिए 273.15 को ऐड किया जाता है। पता है ना, 9th क्लास में पढ़ने का, पहले चैप्टर में। और एक तो ये हुआ कि टेम्परेचर आप लॉक करो, इस टेम्परेचर पर यानी 298 केल्विन ताप होना चाहिए, उस पर आपको चेक करना है। दूसरा कंडीशन क्या है? दाब, प्रेशर कितना रखना चाहिए? 1 बार में मापते हैं ना, वो हो गया। तीसरा चीज़ क्या बोला गया? मोलरता, कि कहीं वो ना बदल जाए। मोलरता कितना रखना होगा? जिसको हम सांद्रता भी बोल रहे हैं, वो है 1 मोल प्रति लीटर, ये ना मोलरता है। तो सांद्रता कितनी होनी चाहिए? सांद्रता होनी चाहिए 1 मोल की। अब सांद्रता 1 मोल की का क्या मतलब है? 1 मोल का मतलब है 1 विलयन के 1 लीटर में 1 लीटर जिंक सल्फेट में जो विलय मिले हुए हैं, कौन कौन विलय हैं? जस्ता है विलय के रूप में जिंक। अब जिंक और SO4 दोनों है ना, जो मिले हुए, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी जिसकी मात्रा कम होगी, जो मिले हुए हैं कण, उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 मोल, उससे ज़्यादा ना हो। ये 3 कंडीशन है। अब बताओ कि अब ये कंडीशन है, लॉक हुआ कि नहीं हुआ? अब इस हालात में इसको हम बोलेंगे चेक करो ऑक्सीकरण विभव। तो ये बोलेगा सर इतने इलेक्ट्रॉन भटके होंगे, बोल सकता है क्या? ये बोलेगा ऑक्सीकरण विभव, इसको चेक करो, तो ये भी जाएगा किस कंडीशन के तलाश में? 298 केल्विन ताप होना चाहिए, 1 बार का प्रेशर होना चाहिए, और साथ ही मोलरता 1 मोल की होनी चाहिए। सही बात है क्या? ये 3 कंडीशन देखो। अब इस हालत में जब भी रिजल्ट आएगा वो फिक्स वैल्यू देगा या अलग अलग देगा? फिक्स वैल्यू देगा। क्योंकि ये फिक्स वैल्यू देगा इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड। समझ में आ रहा है बात?
किसे कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। प्रश्न आ गया। तो जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, क्या है इलेक्ट्रोड विभव? इलेक्ट्रोड और उसके विलयन के बीच में विभव का उत्पन्न होना। ये सिर्फ ऐसे रैंडम ना हो, 298 केल्विन ताप पर हो, एक बार का वायुमंडलीय दाब लग रहा हो, साथ ही मोलरता का मान कितना हो, 1 मोल का। इस कंडीशन पर जो विभव उत्पन्न होगा इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब ये ऑक्सीकरण के केस में हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव, और अगर ये अपचयन के लिए होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला होगा, तो मानक अपचयन विभव। तकलीफ? अब सर जिस तरह से ऑक्सीकरण विभव को आप ई ऑक्स बोल रहे हैं, तो मानक शब्द अगर जुड़ जाए, अगर हम इसमें मानक शब्द को जोड़ दें, तब उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? ई नॉट ऑक्स। नॉट सिर्फ लगा देना है, सिर्फ इतना सा काम करना है। इसके साथ अगर हम मानक शब्द को जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा बाबू? मानक अपचयन विभव। समझ में आ रहा है बात? और मानक शब्द के जुड़ने से ये क्या बन जाएगा? ई नॉट रेड। नॉट का स्पेलिंग एक बार और बताएं, है ना? NAUGHT। नॉट का मतलब क्या होता है? नील, कोई वैल्यू नहीं, बस एक मानक है, एक निशान है, एक निशानदेही है, चीज़ों को अलग अलग करना। इसका मतलब होता है नील, कोई वैल्यू नहीं। जो ज़ीरो दे रहे हैं ना, ये ज़ीरो में किसी भी नंबर में पावर 0 बराबर 1, ये वो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक नोटेशन है, मात्र नोटेशन। नॉट का मतलब नील, नील वैल्यू है वो। समझ में आ रहा है बात? तकलीफ? किसे कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव? 3 कंडीशन आपको लेने होंगे। क्या चीज़? ताप होना चाहिए 298 केल्विन, दाब होना चाहिए 1 बार, और साथ ही मोलरता होनी चाहिए 1। अगर मोलरता 1 मोल की, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर जिंक सल्फेट लेंगे, उसमें विलय कितने मिले हुए होंगे? 1 मोल। इसका मतलब ये हुआ सर कि 1 लीटर हम कॉपर सल्फेट लेंगे, जिसमें विलय के रूप में जो भी एलिमेंट हो, दोनों में से जिसकी मात्रा कम जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, वो कितने होने चाहिए? 1 मोल के। यही है ना? ये 3 कंडीशन के बाद हम देखेंगे कि मेरा इलेक्ट्रोड कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, और ये वैल्यू हमको हमेशा स्टैंडर्ड मिलेगा, मींस बदलता हुआ, वेरी करता हुआ नहीं मिलेगा। और अगर हम इन कंडीशंस को हटा दें तो मामला बदल सकता है। कभी ठंडा होगा तो मामला कुछ और होगा, गर्मी रहेगा तो मामला कुछ और होगा। विलयन बदलेंगे ना, द्रव पर ताप का प्रभाव पड़ता है। मोलरता और मोललता के अंतर में हम लोग अगर हम ये आपको दे दें कि बताओ मोलरता और चैप्टर नंबर 2 विलयन में बाबू, मोलरता और मोललता में क्या अंतर है? तो एक तो परिभाषा है, दूसरा क्या बोलेंगे? ताप का प्रभाव। बोलते हैं ना मोलरता पर पड़ता है, मोललता पर नहीं पड़ेगा, मोललता ठोस पर डिपेंड है। समझ में आ रही है बात? इसलिए तकलीफ नहीं है ना, तो ये भी लिखवा दिया जाए। लिखिएगा टॉपिक अगला, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, या सिर्फ मानक इलेक्ट्रोड विभव लिख करके डैश दीजिएगा। अगला टॉपिक जो इसमें होगा, अब बस छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद आज का हो जाएगा, काफ़ी है। अगला टॉपिक है बाबू सेल विभव। सेल विभव, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है सेल का विद्युत वाहक बल। अभी हम लोग ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं फिजिक्स में, है ये तो केमिस्ट्री चल रहा है, लेकिन ये है तो टॉपिक फिजिक्स का ही है। विद्युत वाहक बल, ये चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा हम लोगों को, विद्युत वाहक बल। तो वहाँ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी बस अब आ गया है तो जाहिर सी बात उसको छोड़, अब यहाँ से आगे नहीं पढ़ेंगे जब तक कि फिजिक्स में नहीं करते, ऐसे तो नहीं ना बोल सकते। कुछ ना कुछ तो समझने के लिए करना पड़ेगा। हम इसको थोड़ा सा मिटा दें, इधर वाला मिटा देते हैं, सेल निरूपण मिटाते हैं। और वो जो सेल विभव है वो क्या कह रहा है वो देखो, ये हो गया सेल, ठीक है। इसमें इस सेल में ये इलेक्ट्रोड है और दोनों इलेक्ट्रोड के पास अपना अपना विभव है। इस वाले के पास जो विभव है वो कहलाएगा ई ऑक्स, इसका जो विभव है वो है ई रेड, और दोनों का अंतर कहलाएगा सेल विभव। तकलीफ नहीं। और ये अंतर आपको कब निकालना है? जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, क्योंकि जब धारा प्रवाहित होगी तो सेल डिस्चार्ज भी तो हो रहा होगा ना, उस वक्त आप विभव का अंतर नहीं निकालेंगे। आपको कब निकालना है ये बात? जब रुका हुआ हो, धारा जब रुका हुआ हो तब सेल विभव निकलेगा। किसे कहते हैं सेल विभव? परिभाषा में क्या बोलेंगे? सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवों के अंतर को ही सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात? और ये काम तब होगा जब सेल से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है बात? और सेल विभव को सूचित अगर हम लोग करेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे ECELL, क्योंकि ये इलेक्ट्रोडों के बीच में सेल विभव बताएगा।
और वो सेल विभव होगा सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव का अंतर। तो एक विभव क्या है, ई रेड है, और एक विभव क्या है, ई ऑक्स। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये वाला वैल्यू ज़्यादा होगा, ये वाला वैल्यू कम होगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो लिखेंगे ई रेड माइनस ई ऑक्स। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ई सेल का, यानी सेल विभव का। और अगर ये कंडीशन किस में चेक किया जाए, मानक स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक सेल विभव, जैसे ये वाला जो हम बोल रहे हैं, अगर हम आपको सिर्फ ई ऑक्स बोल रहे हैं, ई रेड बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, रैंडम बात है। जब हम इस कंडीशन पे बात करेंगे, किस कंडीशन पे, जब तापमान 298 केल्विन, जब दाब जो है वो 1 बार, और जब मोलरता 1 मोल प्रति लीटर हो, उस कंडीशन में ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा ई नॉट ऑक्स, अपचयन हो जाएगा, मानक अपचयन विभव हो जाएगा ई नॉट रेड। तब उस समय मानक सेल विभव ई नॉट सेल, समझ में आ गया बात अब, इज इक्वल क्या हो जाएगा, ई नॉट रेड माइनस ई नॉट ऑक्स। तकलीफ यहाँ तक। इसका परिभाषा लिख करके इसके कुछ कंडीशंस हैं जिसको हम लोग देखेंगे, और रफा दफा करके कल हम लोग नेन्सर्ट इक्वेशन को पढ़ेंगे, डेरिवेशन वगैरह। नेन्सर्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। तकलीफ नहीं, लिख लें इसको, लिखिएगा, टॉपिक लगाइएगा, लिखिएगा सेल विभव, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। सेल विभव, और लिखो बउआ जल्दी से, सेल विभव और ब्रैकेट में सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। है ना, लिखिएगा, लिखोगे सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य, सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवों के अंतर को, सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवों के अंतर को, विभवों के अंतर को, सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवों के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं जब सेल से कोई धारा प्रवाहित, जब सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है, जब सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है, पूर्ण विराम। वास्तव में सेल विभव, वास्तव में सेल विभव किसका किसका अंतर है बाबू, अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव का अंतर होता है। तो जो बात लिखे ना उसी को शब्द में आपको लिखाते हैं, है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ ठीक है। वास्तव में सेल विभव, अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव का अंतर होता है, का अंतर होता है, अंतर होता है, पूर्ण विराम। ठीक है, चलें अब इसको लिख लें। ई सेल इज इक्वल टू ई रेड माइनस ई ऑक्स। अब ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है कौन क्या है, बात कर चुके हैं हम लोग इस पर। ई सेल इज इक्वल, अब ई सेल जो है ना इसको बराबर मत लाइएगा, ये नीचे में है, ध्यान से। ई सेल इज इक्वल ई रेड क्या है बाबू, अपचयन विभव, और ई ऑक्स क्या है, ऑक्सीकरण विभव, जिस पर अभी हम लोग बात किए थे शुरुआत में। होगा, आगे लिखिएगा, मानक सेल विभव, मानक सेल विभव
मानक सेल विभव जिसे 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 ई नॉट सेल द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे ई नॉट सेल द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे ई नॉट सेल द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वह मानक अपचयन विभव, वह मानक अपचयन विभव एवं मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव एवं मानक ऑक्सीकरण विभव का अंतर होता है, का अंतर होता है, अंतर होता है, पूर्ण विराम। तो बाबू मानक के लिए ये वाला लिख लेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रेड माइनस ई नॉट ऑक्स। इसको लिख लिया बाबू, डब्बा बना लिया। अच्छा, ई सेल 0 प्लस और माइनस, एनोड व कैथोड के विभव समान। अभी मत लिखना बाबू, लिख के क्या फ़ायदा होगा, है ना। प्लस का मान ज़्यादा है, मतलब ई रेड जो होगा वो ज़्यादा होगा ई ऑक्स से, यानी कि इसका मतलब है ये ज़्यादा ये कम, ई सेल यानी धारा प्रवाहित हो रही है। और माइनस का मतलब ये ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है ई ऑक्स ज़्यादा हो गया किससे, ई रेड से। इसका मतलब यहाँ अधिकता हो गई है, और जब यहाँ अधिकता होगी तो मतलब चार्ज हो रहा है। बैटरी के बारे में क्या क्या बात है उसको देख लो। अब हम ई सेल क्या है, सेल का विभव है। सेल का विभव का मतलब है कि इलेक्ट्रोड यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों तरफ के जो छड़ हैं इसके बीच के विभव का अंतर होगा। और अगर विभव का अंतर होगा तो जाहिर सी बात है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी। विभव का अंतर होना चाहिए बाबू, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ दौड़ रहा है बाबू, और जब तक इलेक्ट्रॉन दौड़ता रहेगा तब तक विद्युत धारा भी ट्रांसफर होती रहेगी, यानी इलेक्ट्रॉन का दौड़ना ज़रूरी है। कहाँ से कहाँ तक, एनोड से कैथोड की ओर, डैनियल सेल के लिए, ठीक है। देखो ई सेल के 3 कंडीशंस है। वैल्यू 0 हो सकता है, बताया गया वैल्यू प्लस में हो सकता है और वैल्यू माइनस में हो सकता है। अब इसका क्या मतलब वो देखो, अगर ई सेल का वैल्यू 0 हो जाए तो ये बताएगा ई सेल क्या था, सेल विभव। अगर सेल विभव का मान 0 हो जाए इसका मतलब ये हुआ कि इसका विभव और उसका विभव दोनों क्या हो गया, समान। और जब विभव बराबर है तो विभवांतर क्या हो जाएगा, 0। और जब विभवांतर 0 है तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी, इसलिए यहाँ पर धारा का मान क्या हो जाएगा, 0। कोई करंट नहीं जा रहा, तकलीफ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई करंट नहीं जा रहा मतलब बैटरी जैसे ऐसे रखा हुआ है, सेल आपका जैसा है बिल्कुल रखा हुआ है, यही मतलब है इसका। जब प्लस में ई सेल का वैल्यू आए, ई सेल का वैल्यू प्लस में कब आएगा तुम ही देखो, जब इसमें से इसको घटाएंगे ये बड़ा होगा। मैथ समझते हैं ना बाबू, तो इसका मतलब ई रेड यानी अपचयन उसका मान ज़्यादा होगा, इसका मान कम होगा, सही है। तो जाहिर सी बात है इसका मान तो ज़्यादा होगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है, फटाफट इसी के पास जा रहा है ना, यहाँ से खाली हो रहा है, तो ये मान कमेगा और ये मान ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा ये उतना बड़ा होता जाएगा, और ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा Cu2+ जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए, जितना रिसीव करेगा धारा उतना ज़्यादा आएगा। सही बोल रहे हैं क्या, अब समझो इस को, जितना ज़्यादा धारा आएगा डिपेंड करेगा कितना इलेक्ट्रॉन जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ज़्यादा जस्ते का छड़ क्या होगा, क्षय होगा, ख़त्म होगा। ज़रूर मेरा बैटरी यूज़ हो रहा है, मेरा जो सेल है, बैटरी नहीं, सेल विभव का मान 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि दोनों के बीच का विभव संतुलन में आ चुका है, विभवांतर नहीं है। दूसरा वाला ई रेड का मान बढ़ जाएगा, इसका मान ज़्यादा हो जाएगा, इसका मान कम हो जाएगा। ध्यान से समझना, इसका मान ज़्यादा का मतलब क्या है, ये ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका मतलब है कि इसका यूटिलाइज उतना ज़्यादा होगा। जस्ते का छड़ क्या होता जाएगा, रिड्यूस। और जस्ते का रिड्यूस होना इस बात की ओर इशारा है कि यूज परिपथ मेरा एकदम सुचारू रूप से चला है, जम करके चला है ना। इसका मतलब ये भी है बाबू कि धारा प्रवाहित हो रही है, या इसको इनडायरेक्टली ये भी ऑप्शन रह सकता है कि बैटरी मेरा क्या हो रहा है, यूटिलाइज कर रहे हैं ना धारा को आप, तो सेल मेरा क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। हम कह सकते हैं ना ऐसा, हाँ कह सकते हैं।
तीसरा वाला बोल रहा है ईऑक्स का मान, देखो यहाँ पे ई सेल का मान क्या हो रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, जब ये बड़ा हो जाएगा। ये जो वैल्यू मिल रहा है 2 में से 3 घटाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, -1। नेगेटिव तब मिलेगा जब ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा हो गया, समझ रहे हैं बात को, ये कम गया, ध्यान से, ढेर सारा है लेकिन करंट नहीं जा रहा, सही बोल रहे हैं क्या, यहाँ जमता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, बैटरी को चार्ज में, सेल को हम क्या कर दिए, चार्ज में लगा दिए। नहीं बोल सकते, चार्ज में लगाने का मतलब क्या है, एकदम तैयारी पूरा है, पूरा तैयारी हो रहा है, मीन्स चार्ज में लगाए हुए हैं। नेगेटिव का मान ये बताता है कि आप क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। पॉजिटिव का मान बताता क्या है, परिपथ चालू है। 0 का मान रुका हुआ है। इससे और भी कोई कंडीशन हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। कौन दोनों एक बार, चार्ज, वो तो हम लोग कर लेते हैं ना ऐसा, वो हम लोग कर लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। और हम लोग तो पता ही है, ज़बरदस्ती काम किए पड़े हैं तो कर सकते हैं। ये कंडीशंस हैं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होना। समझ में आ रहा है बात कि मुश्किल लगा, इसको नोट करो ना, फिर बैठे हुए काहे हो, इसको नोट करो। चार्ज हो रहा है, ध्यान रखिएगा, चार्ज में लगा हुआ है सेल, है ना। इलेक्ट्रोडों का जब विभव एक समान हो जाए, अर्थात जब विभवांतर 0 होगा तो धारा बहुत तेज बहेगा क्या, नहीं, धारा बहेगा ही नहीं, क्योंकि विभव क्या हो गए हैं, समान। तो किसी एक का विभव हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो जब हम लोग ये देखेंगे कि जब अपचयन विभव का मान ज़्यादा होगा, ई रेड का मान ज़्यादा, अपचयन विभव ज़्यादा होगा, तब हम बोलेंगे कि बैटरी में परिपथ से धारा बह रही है। परिपथ से धारा बह रही है तभी तो डिस्चार्ज हो रहा है ना। परिपथ से धारा का बहना वो डिपेंड करेगा, अपचयन विभव का मान ज़्यादा है तब, ये मान ज़्यादा होगा तभी विद्युत धारा यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करेगी। क्लियर है। जब ऑक्सीकरण विभव का मान ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, सेल को चार्ज किया जा रहा है, सेल चार्ज हो रहा है। इस प्रकार से आज का टॉपिक यहीं पे हम लोग क्लोज़ करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल देखेंगे, नेन्सर्ट इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा भारी टॉपिक नहीं होगा बाबू, एकदम स्टेप पर है, सब डेरिवेशन छोटा मोटा है, सब देख लेंगे हम लोग, कोई भारी चीज़ नहीं है। हाँ ठीक है, तो रखा जाए आज का क्लास, ठीक है ना।